एक कहावत है, रस्सी जल जाए ऐठन न जाए। राज ठाकरे को सिर्फ यूपी बिहार से इतनी चिढ़ क्यों है? सच्चाई यह है कि महाराष्ट्र की इकॉनमी माइग्रेशन के बिना नहीं चल सकती। लोगों को साफ लगने लगा है कि ये महज बकवास है, सिर्फ बयान है, समाधान नहीं है। ऐसे बयान से राज ठाकरे बस सुर्खियां बटोर सकेंगे, फायदा कुछ भी नहीं होगा। कि राज ठाकरे के मन में जो भी आएगा बोलेंगे, जो भी आएगा करेंगे। सरकार इस दफा नरमी बरतने के बिल्कुल मूड में नहीं। एक कहावत है, रस्सी जल जाए ऐठन न जाए। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं राज ठाकरे की। पिछले कई सालों से राज ठाकरे वही बयान दे रहे हैं, वही धमकियां दे रहे हैं, वही द्वेष फैलाना चाह रहे हैं जो एक बार फिर उन्होंने दिया है। यानी उत्तर भारतीयों को धमकाना, उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोलना, उत्तर भारतीयों को गाली देना, उत्तर भारतीयों को चेतावनी देना। और आज की तारीख में अगर सही मायने में देखें तो राज ठाकरे के पास कुछ भी नहीं बचा है। बेटा को चुनाव लड़वाए, वो हार गए। एक भी सीट नहीं उनके पास। अगर आप राजनीतिक जमीन की बात करें तो शून्य। ऐसे में फिर इस तरह का बयान आना, इसके क्या मतलब हो सकते हैं, इसके क्या मायने निकलते हैं? एक तो बड़ी मुश्किल से जमीन मजबूत करने के लिए दोनों भाई साथ आए, उद्धव और राज। थोड़ी उम्मीद बंधी थी। अब ऐसे में एक बार फिर इस बयान को देना, यह क्या साबित करता है? यह सियासत है या राज ठाकरे की मजबूरी है या कोई बड़ा दांव है? सवाल यह भी उठता है कि आखिर हमारे संघीय ढांचा में आखिर बाहरी कौन? और जिन यूपी बिहार वालों की बात, उत्तर भारतीयों की बात राज ठाकरे कर रहे हैं, अगर वो मुंबई में नहीं रहेंगे, महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे, तो क्या राज ठाकरे ने कभी सोचा है कि वहां की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, वहां की स्थिति क्या होगी? एक सवाल और कि क्या जनता, जो महाराष्ट्र के लोग हैं, वो राज ठाकरे के इस बयान को गंभीरता से लेंगे? अगर गंभीरता से पहले भी लेते तो आज राज ठाकरे की इतनी बुरी हालत नहीं होती। कम से कम अपने बेटे को तो चुनाव जितवा ही लेते। बावजूद इसके ये बयान वो क्यों दे रहे हैं? अखंड विश्लेषण में इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि उत्तर भारतीय महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए कितने जरूरी भी हैं। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के बाहर से आए लोग मराठी भाषा, मराठी अस्मिता का सम्मान करें, मराठियों का सम्मान करें, मराठी बोलें और मराठी अपनाने से इनकार न करें। मैं कई ऐसे उत्तर भारतीयों को जानता हूं जो धड़ल्ले से, फर्राटे से मराठी बोलते हैं, खूब मराठी बोलते हैं उत्तर भारतीय वो, लेकिन महाराष्ट्र में रहते रहते, मुंबई में रहते रहते वो मराठी बन गए। तो राज ठाकरे और क्या चाहते हैं? और मराठी भाषा का अपमान, मुझे नहीं लगता है पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई बड़ा मामला आया हो कि मराठी भाषा का अपमान किया गया हो, मराठी अस्मिता को ठेस पहुंचाई गई हो। तो ऐसे में यह बयान महज चुनावी बयान है, भड़काऊ बयान है और इस बयान से जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे। एक सवाल और भी है कि सिर्फ यूपी बिहार ही क्यों? क्या मुंबई में, महाराष्ट्र में और जगहों के लोग नहीं रहते हैं?
राज ठाकरे को सिर्फ यूपी बिहार से इतनी चिढ़ क्यों है? यह बात सच है कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन यहीं से होता है। कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग, टैक्सी चलाने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, ठेला दुकान चलाने वाले लोग इन्हीं राज्यों से हैं। इनकी संख्या बाकी राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। सही मायने में कहें तो राज ठाकरे के पास आज की तारीख में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसके बुते वो जनता के बीच जाए। तो फिर से वो वही अपना पुराना राग आलाप रहे हैं, पुराने मुद्दे को जिंदा करना चाहते हैं। और इसके पीछे, ये तो महज एक बहाना है, इसके पीछे मकसद अपनी गुम हुई पहचान को वापस लाना और वोट बैंक बढ़ाना है। फायदा क्या होगा इससे? इस तरह के वो बयान देंगे, अखबारों में सुर्खियां मिलेंगी, चर्चे होंगे, लोग चर्चा करेंगे, मीडिया में बात होगी। तो जो गुमनामी झेल रहे थे राज ठाकरे पिछले कई सालों से, तो एक बार फिर उनकी चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन इसकी संभावना न के बराबर दिखती है कि चुनाव में इसका कोई भी फायदा ठाकरे को होगा, क्योंकि हर बार वो यही मुद्दा उठाते रहे 2008 से लेकर, और आज उनके पास 0 सीटें हैं, 0। तो अगर ये मुद्दा चलता तो ठाकरे के पास कम से कम 1-2 सीटें तो होती ही। इस बयान के पीछे एक और मकसद है, जो बिखरे हुए जो मराठी वोटर हैं उनको एक करना, उनको एकजुट करना। क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिले, शिवसेना का अपना आधार होता था, लेकिन शिवसेना में टूट के बाद शिवसेना का एक बड़ा तबका शिंदे के साथ है। ऐसे में इस तरह के बयान का मतलब यह है कि मराठी वोटर्स को एकजुट करना, एक साथ लाना, और बिखरे हुए शिवसेना से जो लोग इधर उधर गए हैं उनको भावनात्मक तौर पर वापस लाने की कोशिश करना। दूसरा, राज ठाकरे की खुद की ब्रांडिंग करना, खुद को बाला साहब ठाकरे का असली वारिस साबित करना। जो उनका अंदाज था, आक्रामक रवैया, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं, वो अपना रहे, और बाला साहब के लाइन पर चलकर फिर से अपनी खोई पहचान को बनाने की कोशिश में लगे। राज ठाकरे के इस बयान से मराठी वर्सेस बाहरी का एक नैरेटिव तो सेट हो सकता है, भले ही कुछ दिनों के लिए हो, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो राज ठाकरे को फायदा तो होता नहीं दिखता। फायदा हो सकता है बीजेपी को। अब मैं बताऊं कि फायदा कैसे बीजेपी को होगा। इनडायरेक्ट फायदा बीजेपी को इसलिए होगा कि जो गैर मराठी वोटर हैं, मतदाता हैं, वो डर से एकजुट होंगे, और एक जो साइलेंट पोलराइजेशन कहते हैं, वो साइलेंट पोलराइजेशन होगा गैर मराठी मतदाताओं का, और वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। इसके साथ साथ विपक्ष भी कमजोर होगा, इसका भी फायदा भी बीजेपी को होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रत्यक्ष रूप से राज ठाकरे को जो थोड़ी सुर्खियां मिल रही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से फायदा ज्यादा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन इस बयान का अगर महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए देखें तो नुकसान ही नुकसान है। एक बार फिर लोगों में अविश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे को लेकर तनाव बढ़ेंगे, मारपीट की घटनाएं होंगी, झगड़े होंगे, माहौल खराब होगा।
जो किसी भी शहर के लिए, किसी भी राज्य के लिए कहीं से भी उचित नहीं होता है। अब आइए आपको सच्चाई भी बताते हैं, और ये सच्चाई राज ठाकरे को भी जानना चाहिए। महाराष्ट्र के लोग तो जानते ही होंगे। सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र की इकॉनमी माइग्रेशन के बिना नहीं चल सकती। जिस यूपी बिहार के लोगों को राज ठाकरे बाहर खदेड़ना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, आप याद कर लें कि ये वहां की इकॉनमी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। इनकी अहम भूमिका है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पिलर्स की तरह है। जो ये माइग्रेंट लोग हैं यहाँ के, जिनको लेकर राज ठाकरे आग उगल रहे हैं, ये पिलर्स हैं। वो वहां ठप पड़ जाएगा, वहां कमजोर पड़ जाएगा, वहां स्लो पड़ जाएगा वहां का विकास जो है, अगर ये लोग ना रहे तो। सबसे अहम कि हमारे कानून में ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य से बाहर कर सकते हैं। यानी हर व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी के लिए देश के अंदर कहीं भी जाकर रहने का, काम करने का संविधान ने अधिकार दे रखा है। संविधान में यह अधिकार निहित है। और बावजूद इसके अगर राज ठाकरे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ये सीधे तौर पर हमारे संघीय ढांचे पर सवाल उठाना है। ऐसा नहीं कि राज ठाकरे ने यह प्रयोग पहली बार किया हो। दरअसल जब से उन्होंने एमएनएस बनाई तब से ये करते आ रहे हैं। पहले भी किया, लेकिन हर बार यही हुआ कि चर्चा तो हुई, फायदा नहीं हुआ। दोनों में फर्क है। आप सुर्खियों में आ जाएंगे, आपकी चर्चा होगी, लोग आपके बारे में बातें करेंगे, लेकिन फायदा नहीं। ये पहले भी राज ठाकरे के साथ होता रहा है और इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक, जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक जमीन तो पूरी तरह खिसक चुकी है। और ये तय है कि जो वो चाहते हैं कि ये मुद्दा चुनावी लहर बना दे, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक बात मैं फिर से कह रहा हूं कि डर और गुस्से की वजह से जो यूपी बिहार के लोग हैं वो बीजेपी की तरफ जुड़ जाएंगे। तो राज ठाकरे को नुकसान ही होगा। जो फायदा वो देख रहे हैं वो फायदा तो छोड़िए, नुकसान ही होगा। लोगों को भी अब राज ठाकरे पर यकीन नहीं हो रहा। रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षाओं में तोड़फोड़ हिंसा हुई, आपको याद होगा, एमएनएस ने कराई थी, बैंक एग्जाम में, बाकी चीजों में। लेकिन ये लोगों को लगा कि ये तनाव बढ़ता है, इससे समाधान नहीं मिलता। इस तोड़फोड़ से, एग्जाम को रोकने से मराठी युवकों को नौकरी नहीं मिलती। पहले सारे प्रयोग लगभग फ्लॉप ही रहे, फुस रहे आप कह सकते हैं। आपको याद होगा जब यह मुद्दा अपने पीक पे था, तस्वीरें याद करिए, ऑटो वाले को पीटा जा रहा था एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा, ठेले वाले के साथ मारपीट हो रही थी, ठेले फेंके जा रहे थे, मजदूरों के साथ मारपीट हो रही थी, टैक्सी वालों के साथ मारपीट हो रही थी। ये बात मैं कर रहा हूं 2008 और 2009 की। खूब था महाराष्ट्र में। तो पहली दफा था, लोगों को भरोसा भी था, लोगों को लगा कि क्या पता राज ठाकरे बहुत बड़ा बदलाव कर दें। और जो 2008 में जो चुनाव हुए थे 8-9 में, यही उत्तर भारतीय बनाम मराठी आंदोलन जो उन्होंने छेड़ा था, उसके बूते 2009 के चुनाव में 13 सीटें मिली थी एमएनएस को, 13 सीटें मिली थी। राज ठाकरे को लगा कि अब उनकी ये रणनीति चल चुकी है, उनका ये थ्योरी चल चुका है, इसे और आगे बढ़ाएंगे। और वो
इसी बांटने, द्वेष फैलाने, धमकाने की राजनीति पे आगे बढ़े। 2014 में उन्हें महज 1 सीट मिली। ये काफी था राज ठाकरे को आईना दिखाने के लिए कि लोग इस मुद्दे को खारिज कर चुके हैं। इस मुद्दे के नाम पर मराठी लोग उनके साथ नहीं आएंगे। तब भी वो नहीं सुधरे। 2019 के चुनाव में जनता ने उन्हें शून्य पे ला दिया। 0 सीट। बेटा तक हार गया चुनाव। इसके बाद एक तरह से उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। पार्टी लगभग बिखर गई। अब जब उद्धव के साथ मिले, फिर उन्होंने ये राग आलापा है, तो कहीं से भी नहीं लगता कि महाराष्ट्र के लोग उनकी ये सालों पुरानी थ्योरी को फिर से खरीदेंगे, उस पर यकीन करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे और उनकी बातों को सुनकर, उनकी चेतावनी को सुनकर एक्ट करेंगे। लोगों को साफ लगने लगा है कि ये महज बकवास है, सिर्फ बयान है, समाधान नहीं है, और इससे माहौल बनाया जा सकता है लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता। सत्ता तक पहुंचने के लिए आपको काम करने होंगे, आपको रोजगार देने होंगे और आपको तमाम लोगों को, समाज के तमाम लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने होंगे। राज का दावा अपनी जगह है, लेकिन अगर वो हमारे संविधान में, संविधान क्या कहता है? हमारे संविधान के 19A में बोलने की आजादी है। लेकिन बोलने की आजादी का यह मतलब नहीं कि आप सीमा के बाहर जाकर बोलेंगे। सीमा के अंदर रहकर बोलने की आजादी है। और साफ तौर पर है कि अगर कोई बयान हिंसा भड़काए, किसी समुदाय को निशाना बनाए, समाज में डर या भय पैदा करे, तो ऐसे में इन भड़काऊ बयान पर कार्रवाई हो सकती है। और अगर ऐसा होता है राज ठाकरे के बयान के बाद, तो राज ठाकरे पर कानून, पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। साथ ही यह भी है कि बयान के बाद अगर हिंसा फैलती है तो तुरंत FIR होगी। और 153A के तहत समाज के 2 समुदायों में द्वेष फैलाने को लेकर 505 भड़काऊ बयान देने को लेकर FIR की जा सकती है और कार्रवाई की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि राज ठाकरे के मन में जो भी आएगा बोलेंगे, जो भी आएगा करेंगे। ऐसा नहीं है। कानून है, संविधान है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है अगर वो सीमा से आगे बढ़े और इस तरह की कोई घटनाएं उनके बयान के बाद होती है तो। क्योंकि आप महज इसे एक राजनीतिक बयान कहकर बच नहीं सकते, क्योंकि सरकार इस दफा नरमी बरतने के बिल्कुल मूड में नहीं है। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि ना तो किसी को वहां डरने की जरूरत है, ना इस तरह के बयानों से भागने की जरूरत है, और सरकार में, संविधान में भरोसा रखने की जरूरत है। ऐसे बयान से राज ठाकरे बस सुर्खियां बटोर सकेंगे, फायदा कुछ भी नहीं होगा। यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। धन्यवाद।